नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक और राजवंश की, और वो है हमारा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो हर्यक वंश की समाप्ति के बाद अस्तित्व में आया, और इसका जो ओवरऑल टाइमिंग माना जाता है वो 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व माना जाता। इसके संस्थापक शिशुनाग स्वयं थे, और इनके बारे में कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बातें हम कर लें। एक तो ये कि इन्होंने हर्यक वंश को समाप्त किया, हर्यक वंश का अंत किया इन्होंने। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि शिशुनाग वो शासक हैं जिसने वैशाली को पहली बार अपनी द्वितीय या महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में स्थापित किया है। यहाँ से आपको एक चीज़ और पता लग जाती है, वैशाली का क्षेत्र किसके पास था? वज्जियों के पास था। वज्जी जो महाजनपद था उसके अंतर्गत था, उनकी मुख्य राजधानी थी। यदि यहाँ पर ये राजधानी शिशुनाग बना रहे हैं तो निश्चित रूप से जो वज्जी महाजनपद था वो किसके पास है? वो मगध के पास है। मगध ने उसे अपने आप में समाहित कर लिया, इस बात की यहाँ पर पुष्टि हो जाती है। तो वैशाली को इन्होंने राजधानी बनाया। पुराणों में इन्हें क्षत्रिय कहा गया है। काफ़ी बार इस तरह के प्रश्न भी हमसे पूछे जाते हैं कि पुराणों में इन्हें क्या कहा गया, किस वर्ण का कहा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से क्या कहा गया। तो आपको ध्यान रखना है कि शिशुनाग को पुराणों में क्षत्रिय स्वीकार किया गया है। इसके अलावा इनका जो बड़ा योगदान रहा है वो ये कि इन्होंने अवंती पर विजय स्थापित की है। अवंती पर विजय स्थापित की है, और अवंती वर्धन नाम के जो शासक थे उस समय उन्हें पराजित किया इन्होंने। यहाँ पर आपको एक और महत्वपूर्ण विषय बता दें कि अवंती वालों ने वत्स पर अधिकार कर लिया था, और जब इन्होंने वत्स पर अधिकार कर लिया था तो डेफिनेटली वत्स भी अब मगध के अधीन आ जाएगा। अर्थात अवंती वालों ने वत्स पर अधिकार कर रखा था। जब अवंती पर विजय प्राप्त कर लेंगे शिशुनाग, तो अवंती ही नहीं, अवंती के साथ एक और महाजनपद उनके कंट्रोलिंग में आ जाएगा, और वो कौन सा होगा? वो वत्स होगा। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। और इस तरह से शिशुनाग एक योद्धा के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि हेमचंद्र राय चौधरी क्या कहते हैं। हेमचंद्र राय चौधरी ने ये कहा था कि जो विजय यात्रा बिंबिसार ने शुरू की, बिंबिसार ने अंग विजय से जो यात्रा शुरू की थी उसे समाप्त किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर ली। इस तरह का जिक्र हमने किया था। तो हेमचंद्र राय चौधरी की वो बात कहीं ना कहीं सही सिद्ध होती चली जा रही है, और बिंबिसार ने अंग को जीता। उसके बाद हमने अजातशत्रु के बारे में जब पढ़ा तो वहाँ हमने बात की कि कौशल और काशी के क्षेत्र उन्होंने अपने अधिकार में कर लिए, वज्जी और मल्ल के क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिए। और यहाँ हम देख रहे हैं कि शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने यहाँ पर अवंती के क्षेत्र को भी जीत लिया है, और अवंती के बाद अवंती के अंतर्गत जो वत्स है वो भी उनके नियंत्रण में आ गया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें शिशुनाग के बारे में आपको जान लेनी है। हर्यक वंश का अंत करने वाला, शिशुनाग वंश की संस्थापना करने वाला, वैशाली को राजधानी बनाने वाला, पुराणों में क्षत्रिय कहा गया है, और अवंती वर्धन को हराकर अवंती और वत्स के क्षेत्रों पर अपने आप को स्थापित करने वाला ये मुख्य शासक माना जाता है। चलते हैं इसके बाद के शासक की बात भी यहीं पर कर लेते हैं। और इसके बाद जो शासक है उसका नाम है कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है, और इनके बारे में कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये कि इन्होंने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र का जो महत्व कम कर दिया था शिशुनाग ने, उस महत्व को दोबारा विकसित करने वाला कौन है? तो उसको दोबारा विकसित करने वाला कालाशोक है। और इनके संबंध में जो बहुत महत्वपूर्ण बात की जाती है वो ये कि इन्होंने बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन कराया। आपको याद होगा कि बौद्ध धर्म की पहली संगीति का आयोजन अजातशत्रु ने कराया था। यहाँ पर मैं आपको कंपैरिजन में बात कर लूँ, पहली संगीति किसने आयोजित कराई? तो अजातशत्रु ने कराई। कहाँ पर कराई? तो राजगृह में कराई। उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे।
और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई थी कि जो 2 पिटक हैं शुरू के, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। ये बातचीत हम कर चुके हैं। इसकी टाइमिंग हमने बताई थी आपको 483 ईसा पूर्व, जब बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं कि जो काकवर्ण या कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया, तो उसमें ये संदर्भ कौन कौन से हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित किसने कराई, तो कालाशोक ने कराई। किस राजवंश से संबंधित हैं, तो जैसे अजातशत्रु हर्यक वंश के थे, तो कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित हैं। ये कहाँ आयोजित कराई गई, तो वैशाली में, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि वैशाली का जो क्षेत्र था वो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ शिशुनाग ने उसे राजधानी के रूप में भी विकसित किया है, तो वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित कराई गई। उसके अलावा बात कर रहे हैं हम इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष थे साब कमीर, ठीक है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण हुआ, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। हालांकि बौद्ध धर्म में जाकर हम इसको फिर डिटेल करने वाले हैं, पर किसी से वो वीडियो मिस भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लें इसको। देखिए, दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रखें, इतिहास के विद्यार्थी कुछ कंफ्यूज रहते हैं कि बौद्ध संघ का विभाजन क्या है और बौद्ध धर्म का विभाजन क्या है। तो बौद्ध संघ का विभाजन जो महात्मा बुद्ध के द्वारा एक संघ बनाया गया था भिक्षुओं का, उस संघ में विवाद उत्पन्न होने शुरू हो गए। और जब हम बात कर रहे हैं दूसरी बौद्ध संगीति की, तो इस समय महात्मा बुद्ध के निर्वाण को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कब हुई है ये, 383 ईसा पूर्व में हुई है। तो 100 वर्षों में विवाद उत्पन्न हो गए और बौद्ध संघ में 2 तरह की विचारधाराएं आने लगी। एक विचारधारा तो ये थी जो बुद्ध को उनके उपदेशों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए बुद्ध की जो बेसिक जानकारियां हैं, जो उपदेश हैं, जो उनके निर्देश हैं, उनकी अक्षरशः पूरी तरह से पालन करने को महत्व देते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बुद्ध को अब भगवान के रूप में देखने लगे हैं। उनकी विचारधारा में बुद्ध एक महापुरुष ही ना होकर भगवान है, और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का प्रभाव देखने को वहाँ मिलने लगा है। और जो पूजा की पद्धतियां हैं वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आने लगी जो हिंदू धर्म से प्रभावित दिखाई देने लगी, या ये कहिए ब्राह्मण धर्म से प्रभावित दिखाई देने लगी। और इस वजह से बौद्ध संघ यहाँ पर डिवीज़न में आ गया। और दो डिवीज़न जो किए गए उसे स्थविरवाद और महासांघिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्थविरवाद और महासांघिक के रूप में बौद्ध संघ का विभाजन हुआ। और किसके शासनकाल में हुआ, तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए हमारा कि कालाशोक के समय में हुआ, क्योंकि दूसरी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में डिवीज़न में चला जाएगा। तो वहाँ तो बहुत सारा परिवर्तन दोनों में देखने को आपको मिल जाता है। तो कालाशोक के बारे में हमारी ये बातचीत आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। और अगर हम बात करें कि अंतिम शासक के रूप में इस वंश में कौन रहा, तो अंतिम शासक के रूप में यहाँ पर जो नाम हमें प्राप्त होता है वो महानंदी या नंदीवर्धन, महानंदी या नंदीवर्धन शासक के रूप में हमें प्राप्त होता है। बहुत सारे नाम आते हैं बीच में शासकों के, वो शायद आवश्यकता में नहीं है, और वैसे भी वो नाम प्रमाणित नहीं है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिले हैं। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि अंतिम शासक शिशुनाग वंश का कौन था, तो महानंदी या नंदीवर्धन था। और इस तरह से ये राजवंश समाप्त हो गया। यहाँ हम शिशुनाग वंश को अगर कैलकुलेट करें, 2-3 बातों से हम इसके महत्व को समझें। एक तो ये कि अवंती, जिसके बारे में अजातशत्रु भी भयभीत रहा करते थे, उस क्षेत्र पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया। एक तो बड़े महत्व की बात ये है। वैशाली को इन्होंने राजधानी बनाया, ये दूसरे महत्व की बात है। और यदि मैं ये कहूँ कि कालाशोक के द्वारा दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया, तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो भारतीय इतिहास की दृष्टि से हमें जाननी है, समझनी है। तो इस तरह से ये शिशुनाग वंश की जानकारियाँ हमारी संपादित हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक और राजवंश की, और वो बहुत महत्वपूर्ण राजवंश है हमारे परीक्षा की दृष्टि से, और उसे हम कहते हैं नंद वंश। देखिए, नंद वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम यहाँ पर समाहित करने का प्रयास करेंगे। और
यदि हम नंद वंश की टाइमिंग को देखें तो इस पर बड़े मतभेद मिलते हैं। फिर भी एक मोटे तौर पर 344 से 323 तक हम नंद वंश की संकल्पना को मान लिया करते हैं। इस वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है महापद्मनंद, और महापद्मनंद बहुत महत्वपूर्ण शासक के रूप में मगध में जाने जाते हैं। एक तो महत्व ये है कि महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक कहा गया है। सर्वक्षत्रांतक का मतलब क्या है? सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। आपको यहीं पर पहले एक बात और बता दें हम कि पुराणों में इस व्यक्ति को, इस शासक को शूद्र गर्भोद्भव, मतलब शूद्र के गर्भ से उत्पन्न हुआ, शूद्र के गर्भ से उत्पन्न शासक माना जाता है। इसका मतलब इन्हें शूद्र स्वीकार किया जाता है, और शूद्र स्वीकार करने के साथ ही इन्हें सर्व क्षत्रांतक कहा गया है, अर्थात इन्होंने सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया। सभी क्षत्रियों का नाश करने वाले थे ये, और इस काम में इनका सहयोग किया इनके एक मंत्री ने जिसका नाम था कल्पक। ठीक, उसके अलावा देखिए इन्हें अपरो परशुराम कहा जाता है। अपरो परशुराम का मतलब भी वही है। परशुराम के बारे में भी ये कहा जाता है, परशुराम एक उपाधि स्वीकार की जाती है, और गुरुओं की एक उपाधि थी, और ये कहा जाता है कि जो भी परशुराम वंशज हुए उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, और उसी तरह का काम यहाँ पर महापद्मनंद कर रहे हैं, और सर्व क्षत्रांतक और अपरो परशुराम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा एक और उपाधि इनकी हमें प्राप्त होती है, और वो उपाधि क्या है तो वो बताएं आपको। इनको द्वितीय परशुराम कहा जाता है। वो वही है, यदि हम उस भाषा को समझ पा रहे हैं। इन्हें उग्रसेन कहा गया है। उग्रसेन का क्या मतलब होता है? जिनकी जो सेना है वो बहुत उग्र है, वो जो भयानक है, इस वजह से इन्हें उग्रसेन भी कहा जाता है। तो ये सारी उपाधियां हमें किसकी प्राप्त होती हैं? महापद्मनंद की प्राप्त होती हैं। ये माना जाता है जो नंद वंश के शासक थे इन्होंने जैन धर्म अपनाया, और जैन धर्म अपनाया इसके संबंध में बहुत सारी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है तो आपको बताएं। आपने सुना होगा चेदी शासक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो हमें प्राप्त होता है कलिंग उड़ीसा से। बहुत प्रसिद्ध रहा है। इस हाथी गुम्फा अभिलेख में कुछ जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं, और उसमें ये मिलता है कि महापद्मनंद जो नंदराज थे, नंदों के शासक थे, इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद वहाँ पर एक नहर का निर्माण कराया। एक एक विषय को हम लेकर चलें। यहाँ पर इन्होंने एक नहर का निर्माण कराया, और नहर के निर्माण से इनके सिंचाई के प्रति अपने समर्पण की भावना का हमें पता लगता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, यहाँ से ये जिनसेन की एक मूर्ति लेकर आए, अर्थात एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति ये लेकर आए वहाँ से, और उसे अपनी राजधानी में ले गए हैं। तो ये जिनसेन की मूर्ति को प्राय आदिनाथ की मूर्ति स्वीकार किया जाता है। आदिनाथ या ऋषभदेव जो 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले हैं, उनकी मूर्ति को यहाँ से महापद्मनंद ने कलिंग उड़ीसा से प्राप्त किया, और उसे अपनी राजधानी में लेकर चले गए, पाटलिपुत्र में लेकर चले गए। ये जानकारियाँ भी हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती हैं। इसका मतलब इन्होंने कलिंग के क्षेत्र पर भी एक बड़ी विजय प्राप्त की है। उसके अलावा महत्वपूर्ण माने तो इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता है। इसकी एक लिस्ट सी हमें प्राप्त होती है। उस लिस्ट को देखेंगे इनके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र थे तो आपको बताएं। इनके अंतर्गत कुरु भी है, इनके अंतर्गत पांचाल भी है, उसके अलावा कलिंग है, इसके अलावा इन्होंने है वंश पर भी विजय प्राप्त की है। कहा जाता है इन्होंने अश्मक पर भी विजय प्राप्त किया। अश्मक, जैसा कि आपको याद होगा, दक्षिण भारत का एकमात्र जो महाजनपद था अश्मक, उस पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की है। तो ये एक लंबी लिस्ट हमें प्राप्त होती है कि इन सभी क्षेत्रों पर महापद्मनंद ने विजय प्राप्त की थी, और ये बहुत बड़े योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। और जैसा कि मैंने जैन धर्म का इनका संदर्भ बताया, तो वो भी आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त
हो जाती हैं। जैन धर्म को संरक्षण देने वाले शासक के रूप में माने जाते हैं। जैन ग्रंथों में इन्हें ये माना जाता है कि इनके जो पिता थे वो नाई थे और इसी आधार पर इन्हें शूद्र स्वीकार किया गया पुराणों में, या इनका कोई कोऑर्डिनेशन रहा होगा। फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि शूद्र गर्भोद्भव इनसे माना गया और शूद्र ही स्वीकार किए जाते हैं नंद वंश के शासक। चलिए इसके बाद एक और शासक की बात कर लेते हैं। उस शासक का नाम क्या है? तो वो हैं घनानंद। घनानंद का शासनकाल बहुत कम माना जाता है और ये माना जाता है 326 से 323 ईसा पूर्व ही मुख्य रूप से माना जाता है। और ये स्वीकार किया जाता है कि ये एक योग्य शासक नहीं थे। और इन्हीं के समय में, जिस समय घनानंद मगध के शासक थे, इसी समय पर 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, पश्चिमी भारत पर। और जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो चाणक्य ने इन्हें सलाह दी कि आप शासकों को इकट्ठा करके सिकंदर के आक्रमण का सामना कीजिए, परंतु घनानंद ने चाणक्य की इस बात को स्वीकार नहीं किया, उसका अपमान कर दिया। और चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि वो इस वंश को समाप्त कर देंगे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में एक योग्य प्रतिनिधि ढूंढा और उनके माध्यम से, चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से घनानंद की हत्या करके चाणक्य ने एक नए राजवंश की स्थापना कराई। और वो भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम बात करें तो घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से मानी जाती है या चाणक्य की कूटनीति के माध्यम से मानी जाती है। और सिकंदर के आक्रमण के समय जो शासक थे वो घनानंद थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा घनानंद की एक दो उपाधियाँ आपको ध्यान रखनी है। एक तो अग्रमीज कहा गया है इन्हें और उग्रसेन्य कहा गया है। उग्रसेन्य का मतलब होता है उग्रसेन का पुत्र। उग्रसेन का पुत्र, उग्रसेन कौन थे? महापद्मनंद। और उग्रसेन्य मीन्स उग्रसेन का पुत्र। और अग्रमीज भी इनकी उपाधि हमें प्राप्त हो जाती है। तो घनानंद का इतना ही संदर्भ आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा नंद वंश के शासकों के बारे में एक दो महत्वपूर्ण बातें और कर लें। एक तो ये माना जाता है कि जो नंद वंश था, इसके शासक बहुत रिच थे। रिच का मतलब बहुत अमीर थे और साइबेरिया से स्वर्ण प्राप्त करते थे। साइबेरिया के क्षेत्र से स्वर्ण प्राप्ति का संदर्भ प्राप्त होता है और इनके पास अकूत धन संपदा थी, बहुत ज़्यादा धन था, ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। और ये भी माना जाता है कि जब इतने बड़े क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया तो वहाँ से बड़ी मात्रा में धन राजस्व के रूप में इन्होंने प्राप्त कर लिया होगा। तो ये भी जानकारी हमें इनके बारे में प्राप्त होती है। इसके अलावा इन्होंने संरक्षण दिया है, जो भी विद्वान है उनको संरक्षण दिया है। जैसे आपके सामने कुछ नाम आते हैं। पाणिनि जो थे वो महापद्मनंद के समकालीन हैं, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए। और पाणिनि के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। अष्टाध्यायी के बारे में दो तीन लाइनें हम बात कर लें। एक तो अष्टाध्यायी जो है वो 8 अध्यायों की पुस्तक है, संस्कृत भाषा में, संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक है, सूत्र शैली में लिखी गई पुस्तक है। और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि भारत में कपास का प्रथम उल्लेख जो मिलता है, कपास के बारे में जो प्रथम साहित्यिक उल्लेख मिलता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो अष्टाध्यायी से ही प्राप्त होता है। तो पाणिनि जैसे विद्वान महापद्मनंद के दरबार में है। उसके अलावा नंद शासकों के समय में कुछ और विद्वान आपको देखने को मिलते हैं, जैसे वररुचि हैं, कात्यायन, वर्ष, उपवर्ष, इस तरह के कुछ नाम भी आपको देखने को मिलते हैं जिन्होंने नंद वंश के समय में अपनी रचनाओं के माध्यम से ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये भी हमारे लिए नंद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हो जाएंगी। आपको बताएं, इनके समय में पतन की अवस्थाएं आने लगी और पतन की अवस्थाओं के बीच में आपको बता दें कि इनके पतन के मुख्य कारणों में इनका जैन होना बताया गया है। जैन धर्म को अपनाना, ये माना गया है कि ये इन्होंने जैन धर्म अपनाया, ये मुख्य कारण रहा जिसकी वजह से इनका पतन हो गया, इस वंश का पतन हो गया। और यहीं आपको मुद्रा राक्षस की बात कर लें। मुद्रा राक्षस में ही इस तरह का संदर्भ मुख्य रूप से प्राप्त होता है कि ये जैन थे, इस वजह से
कहीं ना कहीं अहिंसा की नीति पर आ गए, या यूँ समझिए कि जैन धर्म के सिद्धांतों पर चलते हुए उस समय सफलताएं प्राप्त करना या दिग्विजय की ओर बढ़ना गणानंद के लिए संभव नहीं था। इस तरह की जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। विशाख दत्त की रचना है। गुप्त काल में इस रचना को लिखा गया है और इस मुद्रा राक्षस में हमें नंद वंश के संबंध में और चाणक्य के संबंध में विशद जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और हमें ये प्राप्त होता है कि इनके जो मंत्री थे घनानंद के, उनका नाम था राक्षस राज, या राक्षस भी कह देते हैं, ठीक है, राक्षस राज या राक्षस। और सेनापति जो थे वो भद्रशाल थे। सेनापति जो थे घनानंद के वो भद्रशाल थे। ये भी एक एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये भी आप जानकारी यहाँ समाहित कर लेंगे और मुद्रा राक्षस के बारे में भी आपकी जानकारी यहाँ पर थोड़ी सी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से घनानंद की हत्या कर दी गई और मौर्य साम्राज्य स्थापित हो गया और वो भारत का प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य मान सकते हैं, प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो वो भी आप अगली क्लास में या 2-4 क्लास के बाद, जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म के बाद हम वहाँ पहुँचेंगे, तो वो सारी बातचीत हम यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो इन राजवंशों के बारे में आपको इतनी सी जानकारियाँ निश्चित रूप से समाहित कर लेनी है। इसके अलावा अब महाजनपदों में से कुछ 4-5 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को और यहाँ समाहित कर लेते हैं, जिससे हमारा महाजनपद काल का जो सारांश है या बातचीत है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। देखिए, जिन वंशों के बारे में हमें कुछ बातचीत करनी है, महाजनपदों के बारे में बात करनी है। एक तो वज्जी के बारे में बात करनी है थोड़ी सी। वज्जी जो था वो 8 गणराज्यों का संघ था और इसके बारे में हम डिटेल करेंगे गणराज्य पद्धति के अंतर्गत, परंतु ये अष्टकुलिक संघ माना जाता है। अष्टकुलिक का मतलब 8 कुलों का संघ था। तो प्रश्न पूछा जाएगा अष्टकुलिक संघ कौन सा था, तो 8 गणराज्यों का संघ कौन सा था, वज्जी था, हम बात कर चुके हैं। और यहाँ पर न्यायालय कितने थे, तो न्यायालय भी 8 थे। ये भी एक एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कितने न्यायालय थे वज्जी के अंतर्गत, तो 8 न्यायालय थे। और ये माना जाता है कि 7 न्यायालय भी किसी को सज़ा देने की स्थिति में नहीं थे, वो उस पर सारा डिस्कशन कर लिया करते थे। और अंत में जब अंतिम न्यायालय जो था वो राजा के अंतर्गत होता था और वो राजा ही अंतिम न्याय करने की स्थिति में था। तो 8 न्यायालयों की स्थिति हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वज्जी संघ या वज्जी महाजनपद से प्राप्त होती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं वत्स के बारे में थोड़ी सी। देखिए, वत्स की जो राजधानी है वो ये माना जाता है कि पहले हस्तिनापुर थी, और हस्तिनापुर जब राजधानी थी तो उस समय एक बार बाढ़ आई, और बाढ़ आने की वजह से जन्मेजय के जो प्रपौत्र थे निचक्षु, इन्होंने क्या किया, इस बाढ़ की वजह से इस राजधानी को शिफ्ट किया। और आपको पता है कि वो कहाँ शिफ्ट किया होगा, तो वो शिफ्ट किया होगा कहाँ पर, कौशाम्बी में, क्योंकि हमने जो महाजनपद काल में पढ़ा है वो कौशाम्बी को ही पढ़ा है। तो इसका मतलब ये जो सारी घटना है ये कहीं ना कहीं महाजनपद काल से पहले की है, उत्तर वैदिक काल की है, जहाँ पर हस्तिनापुर में बाढ़ के कारण उस राजधानी को शिफ्ट किया गया और कहाँ बनाया गया, कौशाम्बी में बनाया गया। इसके अलावा बात करें वत्स के एक राजकुमार का जिक्र बार बार किया जाता है, उदयन का। तो उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कथा को बहुत सारे राइटर्स ने, ये कहिए कि प्राचीन भारत में तो मुख्य जो नायक ही है प्रेम कथाओं का वो कौन था, ये उदयन था। तो बहुत सारे राइटर्स ने इनको लिखा है और किन किन ग्रंथों में इनका संदर्भ प्राप्त होता है, तो काफ़ी बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो भास की रचनाओं में संस्कृत के एक प्रमुख रचनाकार रहे हैं भास, उनकी रचना है स्वप्न वासव दत्ता, या और एक और है प्रतिज्ञा योगंधरायण। इनसे भी हमें इस तरह की प्रेम कथा के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसके अलावा हर्षवर्धन का नाम आपने सुना है। हर्षवर्धन जो पुष्यभूति या वर्धन वंश के प्रमुख शासक थे, इनकी 3 रचनाएं मानी जाती हैं। तो प्रियदर्शिका और रत्नावली, प्रियदर्शिका और रत्नावली से भी हमें
ये संदर्भ प्राप्त होता है कि उदयन जो थे वो नायक के रूप में, प्रेम कथा के नायक के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। आपने नाम सुना है अंग की राजधानी क्या? अंग की राजधानी का नाम चंपा पढ़ा हमने, बिल्कुल सही है, परंतु कुछ संदर्भों में इस चंपा का नाम मालिनी भी मिलता है। और एग्ज़ाम में कभी ऐसा प्रश्न भी हमसे पूछ सकता है कि मालिनी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो हम वहाँ बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने इसके बारे में बातचीत की ही नहीं होगी। तो मालिनी भी कहा जाता है इस चंपा को। चलिए और बात कर लेते हैं अवंती के बारे में। अवंती का जो क्षेत्र था उसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये था कि मगध के अलावा अवंती ही ऐसा क्षेत्र माना गया है, महाजनपद माना गया है जहाँ पर लोहे की खानें थी। और आप इस बात को ऐसे याद रख सकते हैं कि अजातशत्रु को भय था। अजातशत्रु किससे डरते थे? अवंती से डरते थे। दुर्गीकरण कराया था उन्होंने और राजगृह का दुर्गीकरण कराया था। और डरते किससे? अवंती के शासक चंड प्रद्योत से डरते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अजातशत्रु मगध में है और चंड प्रद्योत कहाँ है? अवंती में है। दोनों के पास लोहा है, अर्थात हथियार हैं बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में। तो उनका आपस में एक दूसरे से भय जो है वो निश्चित रूप से है। तो लोहे की खानें हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? अवंती से और मगध से प्राप्त हुई है। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कंबोज के बारे में। जैसा कि हमने कहा आपको कि कंबोज जो था वो उत्तर पश्चिम में, सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित एक महाजनपद था। तो पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है एग्जाम्स में कि सुदूर उत्तर पश्चिम में जो महाजनपद था या कौन सा था, या अफगानिस्तान के क्षेत्र तक जो महाजनपद था वो कौन सा था। तो उसका आंसर हमारा कौन सा होगा? कंबोज होगा। इसमें एक और बात आपको महत्वपूर्ण मान लेनी है कि ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। वैसे भी आमतौर पर भारत में ये माना जाता है कि जो घोड़े हैं वो प्राय भारत की उत्पत्ति नहीं स्वीकार किए जाते। ये माना जाता है कि हम पश्चिम से, अरब देशों से, अरब क्षेत्रों से हमने घोड़ों को आयात किया हमेशा। तो उसी तरह का संदर्भ आपको यहाँ पर मान के चलना है कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में घोड़े ज़्यादा थे। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और एक लास्ट विषय जहाँ पर हम बात करने वाले हैं मत्स्य के बारे में। मत्स्य जो महाजनपद था इसके बारे में इम्पोर्टेंट ये था कि इसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर, राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, या जिसे हम बैराट कहते हैं। ये कहा जाता है कि इसी विराटनगर में या इसी बैराट में पांडवों ने अपना अज्ञातवास निकाला था। पांडवों ने अज्ञातवास का जो समय है वो कहाँ निकाला था? तो बैराट या विराटनगर में निकाला था। और ये किसकी राजधानी है? मत्स्य महाजनपद की जानकारी वो राजधानी है। तो ये भी आपको यहाँ पर समाहित कर लेना है। ये एक और महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास आ गया जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए बहुत महत्वपूर्ण बातें सारी समाहित कर ली है हमने। और महाजनपदों में 16 महाजनपदों में से जो भी बहुत महत्वपूर्ण सा विषय था वो सारा का सारा यहाँ पर हमारे डिस्कशन में आ गया। और अब हम समझ गए कि यदि हमें मगध के राजवंश की स्थापना की बात की जाएगी तो हम बिंबिसार का नाम बोलेंगे। उसके अलावा यदि हम ये कहेंगे कि वृहत्तर या वृहत मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो वहाँ पर महापद्मनंद होंगे जो शूरसेन पर भी अधिकार कर लेते हैं, जो अश्मक पर भी अधिकार कर लेते हैं। तो वृहत मगध साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाएगा? तो महापद्मनंद को। और भारतीय इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक शासक आप किसे स्वीकार करेंगे? प्रथम ऐतिहासिक शासक। तो वहाँ पर आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये तीनों आपको कंपेयर कर लेना है और जानकारी को अपडेट कर लेना है। चलिए महाजनपद काल की महत्वपूर्ण जानकारी हमने समाहित कर ली। इतना ही जान लीजिए, लगभग सभी एग्जाम्स में इतना ज्ञान आपका पर्याप्त रह जाने वाला है। और जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से और लोगों तक भी इस आवाज़ को पहुंचाइए। बहुत धन्यवाद।